नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत रांची से आ रही एक बड़ी खबर के साथ। एचईसी पर एक और संकट आ गया है। राज्य सरकार ने बिजली का कनेक्शन काट दिया है। आपको बता दें कि 1 अरब 26 करोड़ 47 लाख का बिजली बिल बकाया है। ग्रिड से बिजली काटी गई है और कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का काम भी इसकी वजह से रुक गया है। डिफेंस की आकांक्षा प्रोजेक्ट का भी काम इसकी वजह से रुक गया है। आकांक्षा प्रोजेक्ट के तहत कई महत्वपूर्ण इक्विपमेंट्स एचईसी बना रहा है। तो रांची से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सरकार ने बिजली का कनेक्शन काट दिया। 126 करोड़ 47 लाख का बिजली बिल बकाया है। ग्रिड से बिजली बिल काट दी गई है और इसकी वजह से कई महत्वपूर्ण योजनाओं का काम भी रुक गया है। एचईसी पर एक और संकट। सरकार ने बिजली का कनेक्शन काट दिया है और इसकी वजह से कई प्रोजेक्ट्स का काम भी रुक गया है। 126 करोड़ 47 लाख का बिजली बिल बकाया है। और इस पूरी खबर पर संजय सिन्हा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय, देखिए, एचईसी को एक और बड़ा झटका। राज्य सरकार ने बिजली कनेक्शन को काट दिया है। कितना प्रभावित होगा इससे, क्योंकि कई योजनाएं भी एचईसी के तहत चल रही हैं। बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि करीब 126 करोड़ जो है 126 करोड़ 47 लाख से ज्यादा बिजली का बिल बकाया था एचईसी के ऊपर में। और दोपहर 2:30 बजे आज यहाँ जो एचईसी की बिजली काट दी गई और बिजली काटने से परेशानी इतनी बढ़ गई है कि कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर एक तरीके से कह सकते हैं कि रुक गए हैं। और खास करके डिफेंस का एक जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था आकांक्षा प्रोजेक्ट, उस पर भी एक तरीके से भी पूरा काम पूरी तरह ठप पड़ गया है। और सबसे बड़ी बात की एचईसी सूत्रों से भी हमारी बातचीत हुई, उन्होंने जानकारी दी है कि परेशानी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि कोई भी प्रोजेक्ट बगैर बिजली के काम शुरू नहीं हो पा रहा है। और साथ ही एक जो कह सकते हैं कि पूरा एक सिस्टम जो एचईसी का चलता है, लगातार कई दिनों से जो बात कही जा रही थी, यूनियन भी लगातार सवाल उठा रहे थे कि एचईसी की हालत ठीक नहीं है। कुछ रैयत भी सवाल उठा रहे थे कि यहाँ पर एचईसी का जो अभी जो स्थिति है, हालत है, वो काम वहाँ सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, व्यवस्था सही तरीके से नहीं है। और उसी व्यवस्था की एक कड़ी में आज जब बिजली कट जाती है तो फिर सवाल खड़े होने शुरू हो गए कि आखिर एचईसी चलेगा तो कैसे, क्योंकि सारे कामकाज जो होता है सब बिजली से ही होता है। और बिजली कटने से यहाँ पर आपको हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पर कि एक तरफ जो एचईसी का प्लांट है यहाँ पर, और अपने कैमरामैन से कहेंगे उस साइड में दिखलाएं, जस्ट बैक साइड में, कि यहाँ पर पूरा प्रोजेक्ट है एक तरीके से। यहाँ पर पूरा यहाँ पर एचईसी का वर्क होता है। सारे यहाँ पर स्टाफ निकल कर थोड़ी देर पहले बाहर आ गए थे, काम बिल्कुल रुक गया था और सब कुछ एक तरीके से यहाँ पर बंद हो गया था। दूसरी तरफ जहाँ हम आपको दिखला रहे थे वो एचईसी का जो है ऑफिशियल इलाका है, जहाँ पर अधिकारी बैठते हैं। तो वहाँ पर तो किसी तरीके से बिजली की सप्लाई जो एक तरीके से कह सकते हैं कि मैनेज करके की गई, लेकिन जो जिस इलाके में काम होता है, जहाँ फैक्ट्री लगी है, सब कुछ वहाँ पर काम रुक चुका है। और परेशानी इतनी बड़ी है कि जब तक बिजली बहाल नहीं होगी तब तक कोई भी प्रोजेक्ट पर काम अब शुरू नहीं हो सकेगा। संजय, इतनी बड़ी मात्रा में बिजली बिल बकाया होने के पीछे की कुछ तो वजह होगी। क्या कुछ वजह है जिसकी वजह से 1 अरब 26 करोड़ 47 लाख बिजली बिल बकाया है एचईसी पर? देखिए, अगर बात कहें कि अगर चीजों को पूरी एक बनावट को समझना होगा सबसे पहले कि एचईसी को वर्क ऑर्डर मिले हैं, वर्क ऑर्डर पर काम भी हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वित्तीय एक तरीके से जो आप कह सकते हैं कि जो परेशानी का सामना एचईसी कर रहा है, और साथ ही जो लगातार यहाँ पर अगर आप उस लेटर को गौर से देखेंगे तो लेटर जो जारी किया गया है वो जारी किया गया 7 अगस्त को, और इनको समय दिया गया था कि अगर आप 15 दिन के अंदर जिस तारीख से लेटर जारी किया गया है, अगर आप पैसे जमा नहीं करेंगे तो आपकी बिजली काट दी जाएगी। आप समझ सकते हैं कि एचईसी के पास वित्तीय कमी कितना ज्यादा है, इतनी ज्यादा परेशानी का सामना एचईसी कर रहा है कि इनके पास बिजली के बिल चुकाने के पैसे नहीं है। और जब आप एक बिजली का बिल का पैसा नहीं चुका सकते हैं तो प्रोजेक्ट पर आप कैसे काम करेंगे? तो ये भी एक परेशानी की सबसे बड़ी वजह है। व्यवस्था नहीं की गई है क्या? इस समस्या का समाधान आखिर क्या है? देखिए,
देखिए, हमने इस संबंध में एचईसी के कई अधिकारियों से बात करने की कोशिश की कि आप आकर के पक्ष रखें, बताएं कि एचईसी के सामने क्या समस्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एचईसी की ओर से हर बार जब भी कोई समस्या होती है, यहाँ पर से कोई भी बोलने को तैयार नहीं होता। बिल्कुल प्रबंधन एक तरीके से चुप है। जो भी जानकारी मिलती है, सूत्रों से जानकारी मिलती है, नाम नहीं बताने की शर्त पर मिलती है। और दूसरी बात की, विधि विभाग इस मामले में जो रवैया है, बहुत ही कठोर रवैया इस बार, कि आपकी बकाया बिल को इस बार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कोई बिल तो चुकाने ही होंगे। और सवाल है कि जब एचईसी को अपने प्रोजेक्ट के साथ अब आगे बढ़ना है तो बिल तो चुकाने होंगे। बिल्कुल। चलिए संजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों देने के लिए। तो देखिए, एचईसी पर एक और संकट गहरा गया है। सरकार ने बिजली का कनेक्शन काट दिया है। आपको बता दें कि 126 करोड़ 47 लाख का बिल बकाया है एचईसी पर, और राज्य सरकार इस पर बिल्कुल सख्त है कि जब तक ये बिजली बिल पूरी नहीं की जाएगी तब तक एचईसी को बिजली कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। और इसी बीच जमशेदपुर से एक बड़ी खबर, साउथ इंडियन बैंक की शाखा में आग लग गई है। इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। तस्वीरें आपके सामने देखिए, कितनी भीषण आग लगी है। आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार जारी है। साक्षी के न्यू काली माटी रोड बागान नंबर 9 की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो जमशेदपुर से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साउथ इंडियन बैंक की शाखा में आग लग गई है। इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। हालांकि आग बुझाने की कवायद लगातार जारी है। दुमका में 17 अगस्त की रात नाबालिग के साथ हुए गैंगरेप मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों का नाम संजय सोरेन और रमेश मुर्मू बताया जा रहा है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। बता दें कि 17 अगस्त की रात 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ 10 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी, जिसकी जानकारी होने पर परिजनों ने 27 अगस्त को थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 संदिग्ध नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और अन्य के विरुद्ध साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं। उनके विरुद्ध भी हम लोग छापेमारी जारी रखे हुए हैं। मुझे आशा है कि बाकी संदिग्ध अपराधकर्मियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। गोड्डा पोस्ट ऑफिस में ओवरसियर के पद पर कार्यरत दिनेश राय ने आत्महत्या कर ली। दिनेश राय ने अपने घर में फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी। मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है, जिसमें लिखा है कि मेरी मौत का कारण डाक निरीक्षक गोड्डा पंकज कुमार है। मृतक दिनेश राय के परिजनों का आरोप है कि डाक निरीक्षक पंकज कुमार की प्रताड़ना से तंग आकर दिनेश राय ने आत्महत्या की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जब से ये नया इंस्पेक्टर आया था गोड्डा पोस्ट ऑफिस में, उनको उस समय से बहुत ज़्यादा टॉर्चर होता था। जब शुरू में आया था तो पापा ही सब कुछ करते थे, पापा ओवरसियर थे, उसके साथ काम करते थे, तो पापा इसका खाना पीना सब करवाते थे। एक दिन खाना नहीं दिया क्योंकि वो सामने अपना खाना ले चुका था पार्सल, लेकिन पापा सोचे कि हाँ, पापा बोल दिए थे कि सर अगर आपको खाने का जरूरत होगा तो हमको बोलिएगा। वो बोला ठीक है। एक दिन खाना नहीं उसको मिला, तुरंत अगले दिन से पूरा टॉर्चर करने लगा। नहीं, हम आपका ट्रांसफ़र कर देंगे। पूरा ऑफिस में पूरा हल्ला करने लगा, नहीं इसका ट्रांसफ़र कीजिए, इसको जहाँ पे है वहीं पे भेजिए। इसमें पुलिस अभी जहाँ केस दर्ज करके अनुसंधान करेगी। उसके मृतक की पत्नी द्वारा आवेदन दिया गया है कि उसे डाक निरीक्षक जो पंकज कुमार हैं उनके द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके कारण वो दबाव में आकर के आत्महत्या की है। उसमें गढ़वा के मिराल के तीसर टेटुका के जंगल की गुफा 9 लोग शिकार करने गए थे, जिसमें से 3 लोगों की गुफा के अंदर दम घुटने से मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक तीनों युवक डंडई थाना के चक्री टोला के रहने वाले थे, जो साहिल का शिकार करने गए थे। ग्रामीणों की मदद से एक व्यक्ति के शव को बरामद कर लिया गया है, वहीं 2 की तलाश अभी भी जारी है। परिजनों ने बताया कि वे लोग कब निकले थे इसकी कोई जानकारी नहीं है। गुफा में जहरीली गैस होने के कारण दोनों शव को निकालने में परेशानी हो रही है। प्रशासन शव की बरामदगी के लिए जेसीबी मशीन का सहारा भी लेगी। वहीं गढ़वा के डंडई इलाके के बालेखांड गांव स्थित एसबीआई शाखा में 3 दलालों को ग्रामीणों ने दबोचा और कई घंटे बंधक बनाया।
हालांकि शौच के बहाने 2 दलाल भागने में सफल रहे। ग्रामीणों का आरोप है कि ये तीनों केसीसी लोन दिलाने का झांसा दे रहे थे। वहीं 25 अगस्त को दलालों ने लाभुकों को कचहरी रोड गढ़वा के सीएसपी संचालक के पास बुलाकर खाते से पैसे की जांच के लिए अंगूठा लगवाया और सीएसपी संचालक की मिलीभगत से खाते से 30,000 रुपए निकाल लिए। 30,000 मैंने निकालने के लिए आप अंगूठा लगाए थे। हाँ। लेकिन आपको यहाँ तक पैसा नहीं मिला? नहीं मिला। तो कौन ले लिया पैसा? अभी तो साहब ले लिए। साहब ले लिए? कौन बैंक के साहब हैं? कैसे तो जहाँ से लोन कराए थे? हाँ, जहाँ से लोन। नहीं, जो लोग लोन कराए थे वो लोग पैसा ले लिए। जो भी कोई कह रहा है वो गलत कह रहा है। जब अकाउंट लोन जब डिसबर्स हुआ, कस्टमर के बोरवर के खाता में पैसा गया, अब बोरवर बाहर क्या कर रहा है उसमें हम क्या कर सकते हैं? क्या वो जो लाभुक को पैसा मिल रहा है वो खाता में निकल रहा है, बैंक के मिलीभगत है क्या इसमें? बैंक ने लोन स्वीकृत किया और लाभुक के कहने पे उनके बचत खाता में पैसा डाला। अब बाहर में वो क्या करते हैं इसमें तो बैंक में इन्वॉल्व नहीं है। और देखिए, बोकारो के पुस्तकालय मैदान में कोरोना वैक्सीन लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वैक्सीन लेने के लिए लोग कई घंटों से कतार में खड़े हैं। लोगों में भ्रम है कि अगर वैक्सीन का दोनों डोज नहीं लेंगे तो उन्हें सरकारी लाभ नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से वैक्सीनेशन कैंप में लोगों की भीड़ साफ तौर पर देखी जा रही है। वैक्सीनेशन कैंप का जायजा लिया हमारे सहयोगी मृत्युंजय कुमार ने। वैक्सीन लेने के। वैक्सीन कितना भीड़ है? बहुत ज़्यादा है। तो क्या गांव में नहीं लग रहा वैक्सीन? नहीं पता गांव में लग रहा है या नहीं, हमको नहीं पता था। एक चीज बताइए, ऐसा कोई बात है कि वैक्सीन नहीं लीजिएगा तो अनाज उनाज बंद हो जाएगा, प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिलेगा? हाँ, वो तो पता है। क्या बोल रहा है? बोल रहा है सरकारी योजना जो भी कुछ है वो नहीं मिलेगा। हम लोग को दिक्कत कुछ नहीं, बस लोग आए हैं, हम लोग को लग रहा है कि सारे लोगों को हम बिना रिटर्न किए वैक्सीन दे दें ताकि लोगों का जान बच सके उससे। और जितने लोग आए हैं हम लोग सबके लिए वैक्सीन देंगे। पूरी टीम काम कर रही है सुबह 8 बजे से। धनबाद के बाघमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीन लेने के लिए रात 1 बजे से ही लोग लाइन लगा रहे हैं। इसके बाद भी लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। वैक्सीन लेने के लिए लोगों की लंबी लाइन रोज लग रही है। कई लोग तो 4 दिन से वैक्सीन के लिए लाइन में लग रहे हैं, लेकिन उनको अब तक वैक्सीन नहीं लग पाई। वैक्सीन सेंटर पर लोग भी जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है। वैक्सीन सेंटर का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय गुप्ता ने। हम अभी हैं धनबाद के बाघमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहां कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। अगर बात की जाए कोरोना गाइडलाइन की, सोशल डिस्टेंस की, तो यहाँ कहीं कोई पालन नहीं हो रहा है। लोग यहाँ पर मास्क तक नहीं पहने हैं। जिस तरह की लापरवाही दिख रही है, ये कोरोना से बचाव का नहीं, कोरोना की तरफ लोगों को ढकेलने का है। आप देख सकते हैं जो भीड़ और कतार लगी हुई है, ये रात 12 बजे से 1 बजे से 2 बजे से आए हुए हैं, दूर दराज से आए हुए हैं कोरोना के सुइया लेने के लिए। तो कब से आए हैं? 3 बजे भोर से। और भी कोई आपके परिवार से आए हैं? क्या आप चाहते हैं जिस तरह से यहाँ भीड़ लगी हुई, इससे बचिएगा बीमारी हाँ, से? वो तो है। कहाँ से आए हैं? मुराडी बस्ती से। कब से हैं? 3 बजे सवेरे से आया। जिस समय आप आए थे भीड़ इसी तरह थी या फिर? नहीं, 1 बजे रात से ही भीड़ लगा हुआ है। 4 बजे सोच लीजिए हम इतना दूर तक आ गए, तो कुछ पहले ही रात को ही लगा हुआ, इसके लिए हम लोग 3 बजे तक यहाँ पर पहुँचे हुए। अभी फिर तो बीमारी बढ़ सकता है। इस तरह डिस्टेंस अगर नहीं बनाया जाए तो बढ़ सकता है। आप लोग परेशान? हाँ, परेशान है। देखिए, हम आज 3 दिन से घूम रहे हैं, फिर भी हमको नंबर नहीं मिला, टिकट नहीं मिलता। आगे का जो भी आप बोलते हैं वैक्सीन के लिए नहीं मिल पाता, फिर वो वापस जाता है। 4 बजे भोर आए। सरकार और विभाग को चाहिए कि वैक्सीन की सेंटरों की संख्या बढ़ाएं और जो जनता जनार्दन की मांग है उसको भी पूरा करें, और साथ ही साथ कोरोना की बीमारी से लड़ने की मुहिम सरकार ने चलाई है, उससे बचाने का प्रयास करें। क्योंकि जो ये भीड़ दिख रही है, इससे बीमारी को आमंत्रण दिया जा सकता है, बीमारी को दूर नहीं किया जा सकता है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। देश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए बीजेपी सेवा ही संगठन के भाव से पूरे देश में एक अभियान चला रही है।
कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य को लेकर बूथ स्तर से नीचे तक अभियान चलाया जा रहा है। इसको लेकर 2 लाख गांव में 4 लाख स्वयंसेवक को तैयार किया गया है। इसको लेकर जिला स्तर पर कार्यशाला भी आयोजित की जा रही है। 4 चरणों में पूरे देश में स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पार्टी ने एक ऐप भी बनाया है जिसमें पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी डॉक्टर शामिल हैं। पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, पुलिस, हमारे सफाई कर्मी, इनके साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी बूथ लेवल तक जुड़कर इस सेवा के कार्य से जुड़ जाए। इसलिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान, यह कार्यक्रम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जारी किया है और इसके तहत पूरे देश में 2 लाख गांवों तक 4 लाख स्वास्थ्य स्वयंसेवकों की टीम खड़ी की जा रही है। रांची नगर निगम बिजली के खंभों पर अवैध रूप से तार फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। इन तारों की वजह से शहर की खूबसूरती पर बट्टा लग रहा है। शहर के करीब 3000 से ज्यादा बिजली के खंभों पर निजी कंपनियों के तार लटक रहे हैं जो हादसों को न्योता दे रहे हैं। जानकारी के अनुसार महज 1300 खंभों पर तार लगाने की अनुमति ली गई है और उसे पूरे शहर में फैला दिया गया। अब नगर निगम ने कंपनियों को 10 दिनों में तारें हटाने का निर्देश दिया है और निर्देश का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की बात कही है। कि नोटिस में है, संज्ञान में है। हम लोगों ने प्रेस के माध्यम से, अखबार के माध्यम से एक अपील की है कि जो भी एजेंसी वो तार लगाए हैं स्ट्रीट लाइट पे या तो बिजली खंभा में, वो हटा लें। वो 10 दिन का समय दिया गया है। 10 दिन के अंदर में वो हटाने का निर्देश दिया गया है। यदि वो 10 दिनों के अंदर नहीं हटाते हैं तो निगम विधि सम्मत कार्रवाई करेगी और वो जो अनऑथराइज्ड वायर खींचे हुए उसको हटा दी जाएगी। देवघर स्थित बाबा मंदिर खोलने को लेकर पंडा संघ और व्यवसायियों ने बंदी की योजना बनाई है। करीब हजारों परिवार का रोजगार मंदिर पर ही निर्भर है जो अब उनकी भुखमरी का कारण बन चुकी है। ऐसे में वहां के लोगों ने मंदिर खोलने की मांग को लेकर आंदोलन की तैयारी की है जिसमें सभी से शांतिपूर्वक बंद करने की अपील की गई है। अब यही राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं जो वे जल्द से जल्द खोले, नहीं तो इससे बड़ा भी आंदोलन हो सकता है और बंदी हो सकता है आगे में। 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी और पूर्व डीजीपी कमल नयन चौबे 31 अगस्त को पुलिस सेवा से रिटायर्ड हो गए। उनके सम्मान में जैप 1 डोरंडा में विशेष आयोजन किया गया। इस समारोह में झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा समेत झारखंड पुलिस के कई सीनियर अधिकारी मौजूद रहे। डीजीपी नीरज सिन्हा ने पूर्व डीजीपी कमल नयन चौबे के उज्जवल और स्वस्थ भविष्य की कामना की और उनके कार्यों को आदर्श बताया। आपको बता दें कि डीजीपी कमल नयन चौबे की गिनती तेज तर्रार अफसरों में की जाती है। वे झारखंड के डीजीपी बनने से पहले बीएसएफ के एडीजी ऑपरेशन थे। देवघर, बेगूसराय, अररिया, लखीसराय जिले में वो एसपी भी रह चुके हैं। खाकी जो लगभग 3.5 दशक तक मेरी शख्सियत का हिस्सा रही है, जिसके चलते मुझे प्रतिष्ठा मिली है, मेरे परिवार के सदस्यों को, मेरे मित्रों को समाज ने इज्जत से नवाजा है। उससे जब अलग होना होता है तो दिल जरूर भारी हो जाता, आंखें नम हो जाती हैं। जितनी मेरे में शक्ति थी मैंने पूरी कोशिश की कि इस खाकी वर्दी की प्रतिष्ठा, इसकी इज्जत पे नहीं सिर्फ आंच नहीं आए बल्कि इसकी इज्जत और प्रतिष्ठा में इजाफा हो। और इस वक्त की बड़ी खबर पलामू के चैनपुर से, जहां रामपुरवा में मछली मारने के विवाद में एक शख्स की लोगों ने पीट कर हत्या कर दी। मृतक ज्ञानेश्वर चौधरी मछली मारने के लिए रामपुर डैम गया था। इस दौरान ही मछली पकड़ने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद 5 लोगों ने पीट कर ज्ञानेश्वर चौधरी को मार दिया। मृतक के बेटे ने हत्या का केस दर्ज कराया है। पुलिस एक शख्स को हिरासत में लेकर थाने में पूछताछ कर रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मेदिनीनगर एमएमसीएच में भेज दिया है। रामपुर डैम में मछली मारने को लेकर रात्रि में विवाद हुआ था। उसमें एक व्यक्ति को गंभीर रूप से मारपीट किया गया, जिससे अत्यधिक जख्मी होने के कारण उसकी डेथ हो गया है, हत्या हो गई उसकी।
इसमें 4 लोग का नाम सामने आया, जिसमें से एक व्यक्ति को हम लोग गिरफ्तार किए हैं। साहिबगंज जिले के बोरियो थाना पुलिस ने 6 आदिवासी नाबालिग लड़कियों और 1 नाबालिग लड़के को तस्करों के चंगुल से छुड़ाया है। पुलिस ने 5 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। बरहेट थाना क्षेत्र के सनमनी गांव के 3 युवक सभी को दिल्ली में नौकरी लगाने के नाम पर लेकर जा रहे थे, लेकिन इसकी सूचना पुलिस को मिली तो कार्रवाई कर सभी को मुक्त करा लिया गया।